हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। सीटेट के लिए जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है, ये अभी 6 क्लास की ज्योग्राफी है। ये 6 क्लास की ज्योग्राफी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। ओके, 6 क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बेटा, आप इतना मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए सबसे जो अच्छा माना जाता है वो एनसीईआरटी ही माना जाता है, कि यहीं से जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो 6, 7, 8 आपको पता है कि आपकी बेसिक है। सबसे ज्यादा जो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो सीटेट का एग्जाम है, झारखंड टेट हो सीटेट हो, इसमें आपको पता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है। बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है बिहार टीचर के लिए, वहां भी एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। आप एनसीईआरटी सिर्फ सीटेट या झारखंड टेट या बीपीएससी के लिए नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर डीएसएसबी का भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपके जीके जीएस के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। जो 6 to 10 की एनसीईआरटी है वो आपकी जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। वही से क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन उठा के देखिए, फिर एनसीईआरटी में देखिए, आपको एक एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। ओके, तो चलिए, आपको पता है कि जो पेपर होता है हमारा, सीटेट का पेपर है, झारखंड टेट का पेपर है, कहीं से कुछ भी सीटेट का पेपर में कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है, तो हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो ये है हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हमें दिख रही है। क्या है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। बेटा, ये वाले क्वेश्चन आप कई बार देख चुके होंगे। मिलान करने वाले में ये आता है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, मिलान करने वाले में आता है। तो इसको आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, जिसे प्रपटी भी कहते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? जो हमारी चारों ओर वायु की परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत हमें घेरे रहती है, गैसों की परत, उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। अब आ गया जीवमंडल। जीवमंडल इन तीनों का मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ भूमंडल हो, ओके, ना हमारे पास वायुमंडल हो, ना हमारे पास जलमंडल हो, तो क्या सिर्फ भूमंडल पर ही जीवन संभव है? नहीं संभव है। सिर्फ वायुमंडल, वहां पे वायुमंडल हो, जमीन ना हो, भूमंडल ना हो, जलमंडल ना हो, वहां भी जीवन संभव नहीं है। सिर्फ जलमंडल हो, सिर्फ पानी हो, वहां पे वायुमंडल नहीं है, भूमंडल नहीं है, तो वहां भी जीवन हमारा संभव नहीं है। तो ये जो जीवन संभव है वो कहाँ पे है? जीव मंडल में जीवन संभव है। ओके, क्योंकि जीव मंडल क्या होता है? स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं पे जीवन संभव है जहाँ पे स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो क्लियर करिए, रखिएगा, आपके किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हो। बेटा प्लीज नोट्स बनाते चलिए। लास्ट टाइम भी जब मैं सीटेट के लिए पढ़ा रही थी तब भी आपको बोल रही थी कि आप नोट्स बनाते चलिए। जो भी हाईलाइटेड है, जो भी मैं बता रही हूँ उसका नोट्स बनाइए, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। नोट्स के साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है। अभी मैं 4 चैप्टर पहले ही जो थ्योरी है ज्योग्राफी के वो करा चुकी हूँ, तो प्लीज उसको पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करिए। वीडियो देखिए, फिर नोट्स बनाइए वीडियो देखने के साथ साथ, और फिर रिवीजन करिए। ओके, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं इससे क्वेश्चन तो आता है, सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे बॉक्सेस से। तो ग्रीक भाषा में देखिए क्या है? लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ होता है? पत्थर। एटमास का अर्थ क्या होता है? वाष्प। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? जल। ठीक है, बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। क्लियर है? क्या है? लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ओके, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब चलिए हम भूमंडल, ये जहाँ जो हम देख रहे हैं ना, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इस सभी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, और जो हमारा ये है वायुमंडल की परतें, इस चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में से क्वेश्चन आता ही आता है हर सीटेट में। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके,
तो सबसे पहले हमारा क्या है, भूमंडल। भूमंडल क्या है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ओके, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसको फिर से लिखिएगा कि भूमंडल, जब आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बिल्कुल ऊपर हेडिंग डालिए भूमंडल और 1 2 3 4 करके पॉइंट डालिए, या स्टार बना के आप पॉइंट डालिए कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ओके, यह भूपृष्ठीय चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब क्या है, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को क्या बोलता है, क्या बोला गया है, महाद्वीप बोला जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन बोला जाता है। महासागरीय बेसिन क्या बोला, किसे बोला जाता है, बड़े जलाशयों को, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है उसे महासागरीय बेसिन बोला जाता है। ओके, तो पृथ्वी के जो स्थल भाग को, इसको दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन में। क्लियर है, यहाँ से भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख के भी इसका आंसर लिख सकते हैं बेटा, कि पृथ्वी के जो पृथ्वी को दो भागों में, पृथ्वी की जो सतह है, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या भूमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के महासागरों के बारे में क्या गलत है क्या सही है। ओके, क्या गलत है, ऐसा आ सकता है, तो ये इसमें ये भी रहेगा कि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे नहीं जुड़े हुए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा है क्या गलत है। तो विश्व के जो सभी महासागर है ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं। मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन लिखते जाइएगा। अब क्या है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का तल क्या होता है, जो तल होता है समुद्र के जल का, वो सभी जगह समान होता है और वहीं से किसी भी स्थान की ऊंचाई को नापा जाता है। देखिए, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्री जल का तल हर जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ओके, समुद्र के तल को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, शून्य। वहां से ही किसी भी जगह की ऊंचाई को वहीं से मापा जाता है। तो यहाँ से बेटा बस ये जो दो पैराग्राफ है ना, यहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। भूमंडल में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ओके, फिर है महाद्वीप, पृथ्वी के सतह को कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के सतह को दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ओके, महासागरीय बेसिन किसे बोला गया है, तो महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन बोला गया है। और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि क्या विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट है कि जो समुद्री जल का जो सतह है उसे क्या माना गया है, तो उसे शून्य माना गया है। किसी भी जगह की स्थल की ऊंचाई मापने के लिए क्या देखते हैं, समुद्र के तल से मापा जाता है किसी भी स्थान की ऊंचाई को। ओके, और समुद्र का तल जो है वो पूरे विश्व में, मतलब कि पूरी पृथ्वी पर समान है समुद्र का तल। क्लियर है बेटा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे आप लिख लेंगे। अब देखिए आपका ये आ गया महासागर। ओके, ये पहले हम ये देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है हमारी 8,000 सेकेंड, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, ये आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। ओके, 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। अब वही पूछ लिया जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। ओके, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर उसकी गहराई है। और दूसरी चीज प्रशांत महासागर का एक और है कि प्रशांत महासागर में सबसे ऊंचा पर्वत, मतलब कि जो ये हमारा एवरेस्ट है ना, उससे भी ऊंचा पर्वत प्रशांत महासागर में है। जो एवरेस्ट की ऊंचाई होती है उससे भी ज्यादा ऊंचाई है उसकी, उसको बोला जाता, उसका नाम है मोनाकी पर्वत। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की दो विशेषता यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे गहरा गर्त, जिसे मेरियाना गर्त बोला गया है, 11,022 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो पर्वत है वो भी प्रशांत महासागर में ही है, मोनाकी पर्वत। ठीक है, अब चलिए एक बार यहाँ से हम देखते हैं, मैं देखती हूँ यहाँ से, ये थोड़ा सा
बुक में ऐसे ही है तो यही आ रहा है। चलिए यहाँ से, लेकिन हम ये जरूर देख लेंगे कि यहाँ से जितने भी महासागर हैं, क्या आपको दिख रहा है कोई महासागर कि बीच में कोई बहुत बड़ा स्थल हो जो कि किसी महासागर को अलग करता हो? बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ से ये अलग कर रहा है तो यहाँ से जाके ये मिल रहा है। तो विश्व के सभी महासागर एक दूसरे में मिलते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक है, सबसे जो बड़ा महादेश है हमारा एशिया है, महाद्वीप। महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। फिर हमारे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, अब यहाँ से देखिए बहुत सारी चीजें होती है बेटा कि वैसा कौन सा महाद्वीप है, क्वेश्चन आ सकता है, वैसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो ये बिल्कुल आप बनाएंगे। ठीक है, इसको बना लीजिए मैप एक पेज पे, उसके बाद याद करिए कि तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यूरोप से बस एक ही जो अक्षांश रेखा है कौन सी गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त। ठीक है, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त भी उसे बोला गया है, वो गुजरती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूरा भाग ही उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका का ज्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है और आर्कटिक वृत्त, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये गुजरती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ है, नील नदी। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। बेटा हर पॉइंट आपको लिखते जाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर पॉइंट आपको लिखना है। ओके, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, कहाँ पे है? अफ्रीका में है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, हिमालय पर्वत भारत से नेपाल में जाता है, तिब्बत का पठार है यहाँ पे। यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे है यूराल पर्वत जो क्या कर रहा है? एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। इसकी जो वहां का क्षेत्र है उसे यूरेशिया बोला गया है। ओके, नील नदी में बता चुके हो। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कहाँ पे है वो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रॉकी पर्वत कहाँ पे? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। जो एंडीज पर्वत कहाँ है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ओके, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी और बड़ी नदी में अंतर बेटा याद रखिएगा। लंबी नदी जो होती है जिसको बहुत लंबाई जिसकी ज्यादा होती है, बड़ी नदी वो है जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। तो अमेजन जो नदी है या अमेजन बेसिन सबसे बड़ी नदी है, वो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। क्लियर है? ये सारी चीजें याद रखिए, अभी नीचे में ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। महाद्वीप, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? यहाँ पे भूमंडल के बारे में। भूमंडल के बाद हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, भूमंडल के ऊपर, भूमंडल में तो क्या होता है? 2 चीजें हैं हमारी जो पृथ्वी की सतह पे। बेटा ये सारे जो भी 2 चीजें पृथ्वी की सतह पे होती है, मतलब कि एक तो महाद्वीप हो गया, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ठीक है, मैं जो भी चीजें बता रही हूँ प्लीज पॉइंट बना के लिखते जाइए। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज लिखते जाइए तो आपको याद रहेगा। ओके, और वीडियो 2 बार जरूर देखिए। एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार पॉइंट लिखिए, तीसरी बार फिर रिवीजन करिए। आप पॉइंट से रिवीजन करिए या वीडियो से रिवीजन करिए, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। आप अपने नोट्स से रिवीजन करिए, वीडियो देख के रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन जरूर करिए। बिना रिवीजन के बेटा एक बार कोई वीडियो देख लेने से या एक बार पढ़ लेने से कुछ भी याद नहीं होता। भले ही हमें लगता है कि हमें सब याद हो चुका है, हमें सब पता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। बार बार या तो आप वीडियो देखिए या फिर जो नोट्स आप बना रहे हैं उसको देखिए बार बार। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप है। 7 प्रमुख महाद्वीप है, बता चुकी हूँ क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ओके, तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है यहाँ पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका में कुछ नहीं होता। यहाँ पे कई देशों के शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में, और ये बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता का मतलब ये है कि यहाँ पे सालों भर बर्फ जमा होता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। लेकिन कई देशों के शोध केंद्र हैं वहां पे। ओके,
चलिए सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। बता चुकी हूँ मैं ऊपर भी, तो बिल्कुल आप पॉइंट नोट करते चलिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ओके। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है जो इसे कहां से अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या बोला गया है? यूरेशिया बोला गया है। ठीक है। यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त भूभाग है उसे क्या बोला गया? यूरेशिया बोला गया। सारे जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसका पॉइंट आपको लिखना है। ओके, तभी आपको याद हो पाएगी हर चीजें। बहुत अच्छे से समझ के याद करने का मतलब है समझ के याद करिए। लिखने का मतलब ये होता है कि हम समझ के याद कर रहे हैं। एशिया आपका क्लियर हो गया। फिर से बता रही हूँ मैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके एशिया मतलब कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है और भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत एशिया महाद्वीप में। ठीक है। एशिया और यूरोप को मतलब एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा गया है। क्लियर है? अब देखिए हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। एशिया से बहुत ही छोटा महाद्वीप है यूरोप। एशिया से बहुत ही छोटा, लेकिन याद रखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप नहीं है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यूरोप से एक ही रेखा गुजरती है जो एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है, आर्कटिक वृत्त। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। क्या है? यूरोप का ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्लियर है? अब चलिए हम अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य में से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके। आप पाएंगे कि ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा, तीनों एक ही का नाम है बेटा, याद रखिएगा। जो पृथ्वी के बीचों बीच जो मानक रेखा है ना, उसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ तीनों रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ये तीनों रेखा हमारे अफ्रीका से होकर गुजरती है। बेटा एक एक पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा के पढ़ा रही हूँ कि कहीं से कुछ भी आता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है, एक एक क्वेश्चन समझना है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ओके। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है अफ्रीका। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। यहाँ से दो क्वेश्चन मिल सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे लंबी नील नदी कहाँ स्थित है? नील नदी अफ्रीका में है। ओके। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और पता करिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत से किन भागों में गुजरती। देखिए अफ्रीका का मानचित्र है। ये चारों तरफ से समुद्र से पानी से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पे है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यहीं पे है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। पहला है एशिया, फिर है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय से स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। याद रखिएगा, स्थल संधि किसे बोलते हैं? जब कोई दो देश या फिर जो दो महाद्वीप आपस में स्थल से जुड़ते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? पनामा स्थल संधि। ठीक है। क्या बोलते हैं? पनामा स्थल संधि। देखिए यहाँ पे है ना, ये है स्थल संधि और इसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। ओके। देखिए यहाँ पे स्थल संधि के बारे में दिया गया है, बिल्कुल इसे आपको याद रखना है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका है पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप 3 महासागरों से घिरा हुआ है? देखिए ये क्या है? उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप बता सकती हैं क्या है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। याद रखिएगा 3 महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक, अटलांटिक नहीं,
अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, 3 महासागरों से घिरा हुआ है हमारा कौन सा, उत्तरी अमेरिका। ओके, अब 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागर का नाम आप बिल्कुल लिख लेंगे। ओके, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। अब हमारा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, मैं बता चुकी हूँ ऊपर आपको, अधिकांश भाग कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी भी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। ओके, अब है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बता चुकी हूँ मैं आपको, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। बताया था भारत के 2 हैं, कौन सा, मैत्री और भारती। याद रखिएगा, भारत के 2 शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री भी थी, जो भारत के पहले 2 शोध केंद्र वहां पर थे, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। लेकिन दक्षिण गंगोत्री क्या हुआ, बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका है। ओके, तो वो अब शोध केंद्र खत्म हो चुका है, बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका है। तो अब जो 2 शोध केंद्र हैं वहां पे कौन से हैं, मैत्री और भारती, याद रखना है आपको। ओके, और अब हम देखेंगे जलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे जलमंडल। देखिए, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है ना। क्या है, पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। और यही कारण है कि जो अंतरिक्ष से देखने पर हमारा जो पृथ्वी है वो क्या, नीले रंग का दिखाई देता है। ओके, इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। जो 71% है, इसमें जो महासागर के जल, नदियां, झीलें, हिमगत, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो, और वायुमंडल में जलवाष्प है वो भी तो जल का ही भाग है, वो भी इसमें शामिल है। ओके, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक महासागरों में पाया जाता है। महासागर में कितना है, 97% से भी अधिक महासागरों में पाया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये तो उसके बारे में है। देखिए, अब महासागरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, क्या है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहती है। यहाँ से क्वेश्चन बेटा आता ही आता है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि सीधा पूछ दिया जाए, ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, या कौन सा, जो भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है चीजों को कि जो महासागरीय जल की 3 गतियां कौन कौन सी हैं, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। ओके, अब क्योंकि ये सारी चीजें वहीं पे महासागर में ही होती है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। बता चुकी मैं आपको। तो ये बड़े से छोटे के हिसाब से 5 महासागर है हमारे। चलिए, सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इस पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त बता चुकी हूँ। कमेंट में आप इसकी गहराई जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं ऊपर ही आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ओके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए, प्रशांत महासागर के रूपों को समझाइए। देखिए, मैं फिर से देख के आपको बता दूं, प्रशांत महासागर क्या है, वृत्ताकार है। देखिए, ऐसे है ना, ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है प्रशांत महासागर, वृत्ताकार। यहाँ से ऐसे ये चला है, ऐसे ये देख रहे हैं, यहाँ तक है ना वृत्ताकार। तो और इसमें क्या बोला गया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के दोनों तरफ स्थित हैं। ओके, अब है
अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। ये एस आकार का है। ओके, इसको समझा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। ये एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। ये क्वेश्चन बेटा सीधा सीधा पूछा गया है कि कौन से महासागर है जिसकी तट रेखा तंदुरित है। ये पूछा जाता है कि यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर को क्यों माना गया, तो इसका कारण यही है क्योंकि इसकी तट रेखा है तंदुरित है, यानी कि टूटी फूटी रेखाएं हैं इसकी, जहां पर जो पोताश्रय होते हैं ना, या फिर जो नाव को ले जाने और लाने में आसानी होती है। ठीक है, यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श किसे माना गया है, तो अटलांटिक महासागर को माना गया है। ओके, फिर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है, तंदुरित है। मैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझ आए। तंदुरित का मतलब क्या होता है, देखिए टूटी फूटी होती है। टूटी फूटी है मतलब कि तो इससे क्या होता है, इसे नाव यहाँ से चल के गया, अगर बिल्कुल ऐसी होती, बिल्कुल सीधी होती, तो नाव कैसे चल के यहाँ पे नावों को कैसे ला सकती थी, किनारे लाने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर टूटी फूटी रेखा है तो आराम से नाव को यहाँ लाके यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो और इसी कारण ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे नाव लाना ले जाना जहाज को बहुत ही आसान है। ओके, और पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श माना जाता है। अब एस आकार का है, ये मैं आपको ऊपर फिर से मैप में बताऊंगी। देखिए है ना एस आकार का, बना के दिखाती हूँ मैं आपको। दिख रहा है एस आकार में, तो ये बिल्कुल एस आकार में है आपका अटलांटिक महासागर। इसके जो पश्चिम में है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, और इसके पूरब में यूरोप और अफ्रीका है। क्लियर है, पूरब में यूरोप और अफ्रीका है, तो इसे भी क्लियर कर मिलिए बेटा। अब हम आएंगे तीसरे महासागर में। तीसरा है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है, इसका नाम ये भारत के नाम पे रखा गया है। ओके, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर का नाम। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ओके, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। अभी मैं ऊपर जाके तीनों महासागरों को आपको दिखाऊंगी मैप में, पहले मैं तीनों आपको बता दूं। फिर है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ओके, दक्षिण महासागर की बस एक विशेषता याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। फिर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दक्षिण में है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास है, याद रखिएगा। दक्षिणी महासागर दक्षिण ध्रुव के पास है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप से घिरा हुआ है। बेरिंग जल संधि जल संधि क्या होता है, जहां जल एक दूसरे को जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि से कौन कौन सा महासागर जुड़ रहा है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो यहाँ से ये पॉइंट आप जरूर लिख लेंगे। अब चलिए, मैं मैप में 3 चीजों को बताना है। एक तो ये है कि जो हमारा हिंद महासागर है वो क्या है, त्रिभुजाकार। इसे क्या माना गया है, त्रिभुजाकार माना गया। देखिए यहाँ है ना, ऐसे करके यहाँ थोड़ा सा, अब बिल्कुल त्रिभुज तो नहीं बनेगा ना, इस टाइप का है, तो इसलिए त्रिभुजाकार माना गया है। इसके पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और इसके उत्तर में एशिया है। ठीक है, आर्कटिक महासागर देखिए यहाँ से प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर यहाँ से ऊपर से जोड़ती है इसे, जिसे यहाँ पे बेरिंग जल संधि है जो इसे जोड़ती है। दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है, जो क्या है, अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवों पे है। ठीक है, अब चलिए, अब हम वायुमंडल को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, और 7th क्लास में हम इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी पढ़ लेंगे, हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए 7th क्लास में। ठीक है, वायुमंडल की परतें। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक पतली परत से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, जो यहाँ से
यहाँ तक की ऊंचाई है कितना है 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल को कई उनके घटकों तापमान तथा अन्य आधार 5 परतों में बांटा गया। इन परतों की पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल में देखा जाता है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे इतना ही है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है हमारा क्षोभ मंडल है, मतलब सबसे जो निचली परत है वायुमंडल की क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल बनना, ओले गिरना, बारिश होना, हवा चलना, आंधी तूफान आना, और ये सभी कहाँ पे है, ये क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में ही मनुष्य कहाँ पे रह रहा है, हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में रह रहे हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल से ऊपर हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल नाम से ही आपको पता चल रहा है, समताप यानी कि तापमान बिल्कुल समान होता है। तो वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल को बिल्कुल आदर्श माना जाता है। वहीं पे जो हवाई जहाज हमारी उड़ती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मौसम तापमान समान होने के कारण एक समान तापमान वहां पे घटता बढ़ता नहीं है, इस कारण वहां पे डिस्टरबेंस नहीं होती। दूसरी बात है कि समताप मंडल में ओजोन की परत है। ओके, ओजोन की परत का है, समताप मंडल है। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड, यहाँ पे एक गैस पाई जाती है जिस कारण उल्का पिंड आके फट जाता है, टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, जिसे हम लोग देखते हैं कभी तो टूटता तारा बोलते हैं। कोई टूटता तारा नहीं होता, उल्का पिंड के टूटने के कारण होता है। अब है हमारा आयन मंडल। मध्य मंडल हो गया आपका, सबसे बीच का है। अब है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, हमारे जो ये सैटेलाइट जो आते हैं ना, सैटेलाइट नहीं बोल सकते हम, जो रेडियो तरंगे आती हैं पृथ्वी पर, वो आयन मंडल से ही आती है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, जिससे हम रेडियो में सुन सकते हैं और टीवी में न्यूज देखते हैं, बहुत सारी चीजें टीवी में देखते हैं, वो आयन मंडल से देखते हैं। सबसे ऊपर हमारा बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल में बहुत हल्की गैसें पाई जाती है, जो गैसें वहां से वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को मैं बहुत डिटेल से आपको 7th में पढ़ाऊंगी, लेकिन जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन इतने से ही आता है। ओके, यहाँ से आपका मिलान वाला भी आ जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, मिलान करने के लिए भी आता है। तो जो चीजें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ यहीं से क्वेश्चन आता है, नोट्स आप जरूर बनाएंगे। बार बार मैं बोल रही हूँ, नोट्स आपको जरूर बनाना है। ओके, मैं इसे भी अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप इसको लिख लें। अब है नेक्स्ट, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, कि साफ एवं शुष्क हवा 99% प्रतिशत भाग है। क्या है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल में कई बार आ सकता है, इस बार शायद आया है इस क्वेश्चन, कि वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, उससे कम ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन तो आपको सभी को पता है ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है, सांस लेने के लिए। कोरोना में तो हमें और ज्यादा पता चल गया कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। ओके, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे गर्म रहती है, इससे पृथ्वी गर्म रहती है। अब हमें ये कई बार लगता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई काम ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बेकार है, अगर ये गैस खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात तो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। तो पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा है, उसे अवशोषित कौन करता है, क्या देखिए, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है कार्बन डाइऑक्साइड, अवशोषित करती है, इससे पृथ्वी गर्म रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो गई तो पृथ्वी इतना ठंडा हो जाएगा कि वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा और हम पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व पृथ्वी तल से सबसे अधिक, पृथ्वी तल पर सबसे अधिक होता है और ऊपर जैसे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व बढ़ता है या घटता है, तो वायुमंडल का घनत्व घटता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के तल पर वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। वायुमंडल का घनत्व तेजी से घटता जाता है। यही कारण होता है कि पर्वतारोही होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, पहाड़ों के ऊपर सांस लेने में दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर्वतारोहियों को हवा में के घनत्व के कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ओके, अब है जीव मंडल। ओके, सबसे लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर में जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। ओके, क्या है जीव मंडल, स्थल, जल एवं सबसे महत्वपूर्ण भी है जीव मंडल, क्योंकि यहीं पे जीवन संभव है।
जहाँ पे स्थल जल एवं हवा हो वहीं पे जीवन संभव है। तो जीवमंडल स्थल जल एवं हवा के बीच में एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ओके, जीवन कहाँ पे मौजूद है? जीवमंडल में, जहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन कैसे होता है? भूकंप से, प्राकृतिक आपदा से। ठीक है, ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा हो चुका है, चैप्टर पूरा करा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं आपको भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से तो 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलिए आएंगे इस चैप्टर से, और 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए। ठीक है, ये चैप्टर अगर पढ़ ले तो 2 क्वेश्चन, मतलब आधा घंटा अगर आप दे देते हैं, आधे घंटे से 45 मिनट, तो ये 2 क्वेश्चन आपका पक्का है। ओके, और याद रखिएगा 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है सीटेट में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अगर कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे जरूर बताएं दोबारा से कि आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हुए चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, फिर से समझाऊंगी। आप देख सकते हैं सारा कुछ मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। कुछ भी समझ में ना आए तो बता सकते हैं। अब एक चैप्टर और रह चुका है हमारा 6th क्लास की ज्योग्राफी में, वो चैप्टर नंबर 6, वो कराते ही फिर से एक क्वेश्चन पेपर कराऊंगी मैं आपको, प्रीवियस ईयर PY की कराऊंगी, ताकि आपको जो क्वेश्चन में, मतलब कि जो क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी 6th क्लास की ज्योग्राफी से आ रहा है वो उसमें क्लियर हो पाए। ठीक है, और उसके साथ ही आपका CDP भी क्लियर होता जाए, आपको पेडोलॉजी भी क्लियर होता जाए। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर देंगे कमेंट में। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर, 5 क्यों 5 यहाँ भी है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आंसर आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर भेजिएगा। आप अगर कमेंट में भेजेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नोट्स आपको जरूर बनाना है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जाके देख सकते हैं सीटेट के क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट उठा के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। देखिए, ये ना उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, जल संधि, स्थल संधि या नहर, तो कैसे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, बिल्कुल यहीं से उठा के पूछ लिया जाता है। तो प्लीज वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो छठा चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो मैं जल्दी ही डालूंगी। अभी से बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सोच के मत बैठिए कि हम आगे चल के पढ़ाई करेंगे, अभी तो फॉर्म फिल नहीं हुआ, हमारे डेट भी नहीं आई है। तो डेट में बार बार हर वीडियो में आपको ये बता रही हूँ, दिसंबर या जनवरी में पेपर होना ही है। दिसंबर मान के चलिए आप, बहुत अगर कोई वैसा दिक्कत होगी तो ही जनवरी में पेपर होगा, वरना दिसंबर में पेपर हो गई। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, आधा घंटा दीजिए अपने सीटेट के लिए, बिल्कुल सीटेट आपका क्लियर होगा और बहुत अच्छे नंबर से होगा। ये मैं मानती हूँ कि अच्छे नंबर चाहे आप 90 लाएं या 130 लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सीटेट क्लियर करना है। लेकिन आप 100 के ऊपर अगर टारगेट बना के चलेंगे तभी आप आराम से सीटेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।